नमस्कार, आप जिस्ट के साथ हैं। आप देख रहे हैं द फुल पिक्चर। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। कोलकाता के रेप और मर्डर मामले ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की गर्दन झुका दी। इस अपराध ने देश को आईना दिखाया, हम सबको अपने गिरेबानों में झांकने का मौका दिया। आंख में आंख डालकर कहा कि लानत है कि आज़ादी के 77 साल बाद जमहूरियत और बराबर के हुकूक की जुमलेबाजी के बावजूद हमारे समाज और हमारे कानूनों में इतना दम नहीं कि देश की 50% आबादी को एक सुरक्षा का एहसास भर दे सके। एक 30 साल की ट्रेनी डॉक्टर की जिंदगी बुझ जाने के 24 दिन बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने पहल की। मंगलवार को जनता के गुस्से, विरोध, प्रदर्शन और लानत से घिरी बंगाल सरकार ने विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया, एक स्पेशल असेंबली सेशन बुला करके। बिल का नाम है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024। इसका उद्देश्य मोटा मोटा महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य में एक सुरक्षित माहौल खड़ा करना, बुनियादी हक मजबूत करना और रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस को एक कड़ी कानूनी चुनौती देना। बिल विधानसभा में पास हुआ और बाहर सीबीआई की एक टीम अभी तक तफ्तीश कर रही है। सिर्फ 2 अरेस्ट हुए हैं। आइए देखें क्या कहता है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। इसको एंटी रेप बिल कहा जा सकता है। बंगाल के आवाम को क्या वायदा कर रहा है ये? पहला, रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में कड़े प्रोविजंस हैं। बिल अपने मंसूबे की सफलता के लिए केंद्र की भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में बदलाव लाएगा। कानून का सबसे बड़ा कदम है कैपिटल पनिशमेंट की सजा। बिल कहता है कि जिन मामलों में विक्टिम की मृत्यु होती है या विक्टिम वेजिटेटिव स्टेट में हो यानी मृतप्राय हो, उसमें कानून मृत्युदंड का प्रावधान रखता है। यह सबसे बड़ी चीज है। रेप और गैंगरेप के मामलों में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। रिपीट ऑफेंडर्स यानी जिनकी हैवानियत उन्हें बार बार अपराध करवाती है, उनके लिए भी लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है। सीवियर केसेस में डेथ पेनल्टी और फाइनेंशियल फाइन भी है। बिल केंद्र के भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के कई प्रावधानों को बदलेगा। ये वो प्रावधान हैं जो अपराध की सजा से डील करते हैं। जो प्रावधान बदले जाएंगे वो हैं सेक्शन 64, 66, 70 एलिमेंट 1, 71, 72, 1। ये रेप और रेप एंड मर्डर, गैंग रेप, एसिड अटैक, पीड़िता की आइडेंटिटी रिवील करने से जुड़े हुए हैं। बिल सेक्शन 65(1) और कुछ और को डिलीट करने की भी बात करता है। यह अलग अलग उम्र के अपराधियों को मिलने वाली सजा को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है, यानी अपराध की जघन्यता सजा तय करेगी, ना कि उम्र। अब स्पीडी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस भी इसमें आ रहा है। देश में रेप जैसे मामले पुलिस थाने नहीं पहुंचते या पीड़ित के लिए इंसाफ की सीढ़ी लंबी हो जाती है। बचे खुचे हौसले पस्त हो जाते हैं। रेप जैसे अपराध में इंसाफ मिल ही नहीं सकता। क्यों? यह ऐसा वायलेशन है जो किसी को सजा मिलने से रूह पर उभरी खराशों को खत्म नहीं करता, मगर कोर्ट में मिलने वाला इंसाफ भी मिलना हिंदुस्तान में दूभर है। हिसाब लगा लें, हिंदुस्तान में हर 10 लाख की आबादी पर 11 जुडिशियल ऑफिसर हैं। ऑस्ट्रेलिया में 42, कनाडा में 75, यूनाइटेड किंगडम में 51, यूनाइटेड स्टेट्स में 107 पर मिलियन पॉपुलेशन पे जुडिशियल ऑफिसर हैं। बिल वायदा करता है कि रेप के मामलों में इन्वेस्टिगेशन तेज होगा, यानी 21 दिनों के अंदर इनिशियल रिपोर्ट होने के बाद। यह पुरानी व्यवस्था के 2 महीने की मियाद से काफी कम है, मगर बिल में 15 एडिशनल दिनों का प्रावधान भी है। शर्त यह है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP या इक्विवेलेंट रैंक का कोई अफसर ऑन रिकॉर्ड वैलिड रीजन इन राइटिंग में दे। बिल में स्पेशल टास्क फोर्स का भी प्रावधान है। इन टास्क फोर्स का नाम होगा अपराजिता टास्क फोर्स। को लीड करेंगे डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस रैंक के आदमी या महिला। ये स्पेसिफिकली इस तरह के अपराध को इन्वेस्टिगेट करेगा।
यह प्रोब में प्रायोरिटी और एक्सपर्टीज बढ़ाने के लिए एक कदम है। स्पेशल टास्क फोर्स एंटी रेप बिल के तहत डेडिकेटेड स्पेशल कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम भी इस्टेब्लिश करी जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट 52 ऐसी स्पेशल कोर्ट बनाएगी। मोटा मोटा यह बिल का यह स्वरूप है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, टास्क फोर्स, कोर्ट्स, ज्यादा पनिशमेंट। अब बंगाल असेंबली में इस बिल को प्रस्तुत किया वेस्ट बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक ने। बिल के दिल में राजनीति थी साहब। पिछले 24 दिनों से टीएमसी और ममता बनर्जी पर भारी गुजरे हैं, यानी पिछले 24 दिन भारी गुजरे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी और विपक्ष से सहयोग की मांग की, मगर इस दौरान अपने भाषण में सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा। প্রধানমন্ত্রী আপনি দেশের লজ্জা, আপনি মেয়েদের প্রোটেকশন দিতে পারেন না, তাই আপনার পদত্যাগ দাবি করছি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি। अब बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने सहयोग का वादा किया। सदन में ममता बनर्जी के इस्तीफे को लेकर नारे लगवाए, तीर चलाए। বিল আরেকটা আরজিকর হলে কার্যকর হবে, তাই দফা 1 দাবি 1 দফা 1 দাবি এইসব যাবে না। These slogans will not go. দফা 1 দাবি 1 This cannot be a part of the discussion. लेकिन यहां पे भी राजनीति थमी नहीं। बीजेपी के नेता सदन से उठकर प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी बिल और ममता बनर्जी को निशाना बनाती रही। ममता दीदी में संवेदना नहीं है। मध्य प्रदेश ने तो 2017 में बना दिया था। अगर कोई इस तरह का अन्याय करेगा बेटियों के साथ तो सीधे फांसी की सजा, और 42 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। खैर, असलियत यह है कि नेता बदलते नहीं। वो अपराध और खतरों में वो ही करेंगे जो उन्हें फायदा करवाएगा। इसलिए हम नजर डालते हैं कि क्या यह बिल कुछ बदलेगा, क्या यह पास भी होगा। इस बिल से पहली खतरे की घंटी जो मुझे दिख रही है वो यह है कि एंटी रेप बिल में रेप के मामलों में कोर्ट प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट करने को लेकर के कुछ प्रावधान हैं। वैसे कुछ कानून जरूरी होते हैं टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी एंड प्रिवेसी एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स, जरूरी होता है, लेकिन बिल में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज हैं। प्रावधान यह है कि अनऑथराइज्ड प्रिंटिंग और पब्लिशिंग ऑफ एनी मैटर रिलेटेड टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट प्रायर परमिशंस, जो इसका वायलेशन करेगा उस पर 3 से 5 साल की सजा होगी, फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी। इसका फाइन प्रिंट यह है कि मीडिया पर एक तरह की बंदिश तय हो रही है, और अगर कोई वायलेशन होता है यानी तय करना होगा तो वो कौन तय करेगा? वो लोकल पुलिस करेगी। ये एक प्रॉब्लम है कि किस तरह से रिपोर्टिंग होगी ऐसे कानून के आ जाने के बाद, ये एक सवाल जरूर उठता है। दूसरा, जब बिल सदन में था तो तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को बिल को कानून बनाने की राह तक पहुंचाने की बात पर एक दूसरे से अपील कर रहे थे। वो अपील ये कर रहे थे कि इसको बिल को पास करवाइए। अब पेच ये है कि क्रिमिनल लॉ जो होते हैं किसी भी राज्य के, या जो क्रिमिनल लॉज होते हैं देश के, वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। इसमें कानून को, ऐसे किसी कानून को राष्ट्रपति की मोहर चाहिए होती है। इसीलिए सदन में ममता बनर्जी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी को कहा कि बंगाल के गवर्नर से बिल पर तुरंत हस्ताक्षर करवा दीजिएगा। आर्टिकल 254 सेक्शन 2 कहता है कि बिल को पहले बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस की हामी चाहिए और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि ये बिल केंद्र के कानूनों को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि बदलाव कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ प्रोविजंस जो बीएनएस वगैरह के हैं उनको बदला जाएगा। अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट की अनुमति मिलती है तो राज्य में यह कानून चलेगा, भले ही वो केंद्र के कानून से थोड़ा अलहदा हो। ऐसे मामले में पुराना एक्सपीरियंस क्या है, यानी क्या अगर कोई राज्य ऐसा बिल बनाता है तो क्या केंद्र सरकार उस पर कैसे रिएक्ट करती है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश ने सन 2019 में दिशा बिल ऑफ 2019 पास किया। 2020 में महाराष्ट्र ने शक्ति बिल पास किया।
एक सजा थी रेप और जैसे मामलों में, मैंडेटरी डेथ, रेप गैंग रेप के हों जो भी। दोनों बिल यूनानिमसली स्टेट लेजिस्लेशन में पास हुए, मगर 2019 और 2020 की बात है साहब, ये बिल पास हुए थे, मगर अभी तक दोनों बिलों को प्रेसिडेंशियल एसेंट यानी राष्ट्रपति की हामी अभी तक नहीं मिली है। और इसीलिए देखिए कि राजनीति सिर्फ बंगाल में नहीं हो रही, दिल्ली में नहीं हो रही। आज मुंबई में एनसीपी शरद पवार ने एक प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने याद दिलाया कि 2020 में उनके बिल को प्रेसिडेंट से अभी तक अनुमति नहीं मिली है। तो सबका सलाह लेके ये बहुत अच्छा कायदा देशमुख साहब ने लाया था और सबने दिल्ली भी भेजा हुआ है, लेकिन तब मोदी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज एनडीए की सरकार दिल्ली में है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उसका हम जाहिर निषेध करते। तो आपने सुना कि क्या है बंगाल का एंटी रेप बिल, उस पर हो रही राजनीति देख ली, उसके भविष्य पर उठ रहे सवाल देखे। अब थोड़ी सी मेरे मन की बात सुन लें। हिंदुस्तान में औसतन एक दिन में 90 रेप होते हैं। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं उनकी अगर संख्या देखें तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है 2022 की, वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में 65,700 के करीब एफआईआर हुए, महाराष्ट्र में 45,300, राजस्थान में 45,058, वेस्ट बंगाल चौथे नंबर पे आता है 34,700, मध्य प्रदेश में 32,700 के करीब। ये 5 राज्य जो हैं ये इस देश के महिलाओं पे हो रहे अपराध के 50% को अकाउंट करते हैं। 50% यानी 2,23,000 के करीब एफआईआर इन 5 राज्यों में होते हैं। अब महिलाओं के खिलाफ एक तरह के अपराध नहीं होते, जो अपराध होते हैं उनकी भी गिनती कराता हूं। पति द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा उन पर अत्याचार 31% एफआईआर ये होते हैं, किडनैपिंग एब्डक्शन 19%, असॉल्ट विद द इंटेंट टू आउटरेज मॉडेस्टी 18%, रेप 7%। अब दिल्ली की बात लीजिए साहब, दिल्ली देश की राजधानी है, पार्लियामेंट है और सरकारें हैं, आईबी है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। दिल्ली में जो क्राइम रेट है महिलाओं का वो बहुत हाई है साहब, 144.4 केसेस पर 1 लाख आबादी पर महिलाओं के पे क्राइम होते हैं। कलकत्ता जो है वो सेफर सिटीज में आती है साहब। कोलकाता में लोएस्ट नंबर ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए थे 86.5 पर 1 लाख की आबादी। मगर अब एक और बात कहूंगा, 39 साल एक रिपोर्टर के तौर पर इस देश के शहर गांव-गांव गली घूमने के बाद मैं ये कहूंगा कि आंकड़े जो हैं वो हकीकत बताते नहीं, छुपाते हैं। जो पुलिस थानों तक, कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं वो महिलाओं पर हो रहे जुल्म का सिर्फ 1% होंगे साहब। अपराधी या समाज के तमाम लोगों से पूछो तो वो महिला के कपड़े, उसकी भाषा, उसके लाइफस्टाइल को दोषी ठहरा देंगे। नो साहब, नहीं। इट इज नॉट हर ड्रेस, इट इज नॉट व्हाट शी डज। वो क्या पहनती है, वो क्या करती है, दैट इज नॉट डिसाइड। इट इज एन इविल माइंड शेप्ड बाय एन अपब्रिंगिंग और लैक ऑफ इट। किस तरह की परवरिश मिल रही है समाज में, ये उस पर डिपेंड करता है, ये समाज पर डिपेंड करता है। आखिर में सिर्फ इतना ही कि घर में एक बदलाव लाइए, राजा बेटा सिंड्रोम से बाहर निकल आइए, क्योंकि रानी बिटिया आपकी बदली सोच का इंतजार कर रही है। आज द फुल पिक्चर में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जिसको सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।